हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट सेकंड यानी कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाला जो चैप्टर है क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनके पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें कि हमने पहला चैप्टर यानी कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे जो नीट में आए हुए थे। और आई होप आपको उसमें समझ में आए होंगे जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। और अब हम दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी वीडियोज को अच्छे से देखना, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और चैप्टर से जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो एग्जाम आएंगे उनमें रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सेम रहता है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। तो इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है इन 4 ऑप्शन में से जिसको प्रोटोनेट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले उस चीज को देखते हैं। प्रोटोनेट करना का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ROH है, मे बी एल्कोहल या फिनॉल कुछ भी हो सकता है। इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं OH पे। अगर ये कहीं पर H+ इसको मिले तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है और इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या करता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो बन जाता है ROH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये बन जाता है। तो ये क्या हो गया, इसका प्रोटोनेशन, एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो गया। एल्कोहल बोल लो या फिर इस टाइप में फिनॉल भी हो सकता है। तो ये प्रोटोनेशन जो हो रहा है कब आसान होगा, जब ये क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दे सके, यानी कि ज्यादा बेसिक नेचर का हो। जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही ज्यादा H+ को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, उतना ही आसानी से प्रोटोनेशन होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इन प्रोटॉनों को देना। जैसे सभी में ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन सभी में, लेकिन सबसे डिफिकल्ट प्रोटोनेशन किसमें होगा, मतलब कौन डिफिकल्ट तरीके से दे पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो अगर हम इसमें बात करें पहले ऑप्शन में यानी कि PHOH, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास फिनॉल रिंग है, ये सॉरी फिनाइल रिंग है, और यहाँ पर क्या है OH लग रखा है, मतलब ये फिनॉल है ओवरऑल। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो OH के इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डिलोकलाइज हो रहे हैं एरोमेटिक रिंग के साथ। इस वजह से क्या है, अगर कहीं पर H+ आता है तो इस H+ को डोनेशन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेस अवेलेबल है। Due to resonance, these lone pair of electron of OH get delocalized in the aromatic ring। इस वजह से H+ को दे नहीं पाएंगे आसानी से, इस वजह से ये क्या होगा, डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। ठीक है, जबकि अदर में देखें तो यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस और जगह नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये H2 है, वाटर है, तो ये भी आसानी से दे पाएगा H+ को, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसी पे रह रहे, कहीं जा नहीं रहे। CH3OH और आसानी से दे पाएगा, और सबसे आसानी से कौन दे पाएगा, CH3OCH3 यानी ईथर, ये आसानी से दे पाएगा। तो अगर प्रोटोनेशन का अगर हम रेट देखें तो सबसे ज्यादा आसानी से दे पाएगा D वाला, क्योंकि यहाँ पर दो डोनेटिंग ग्रुप भी लगे हैं जो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इस वजह से H+ को आसानी से दे पाएगा। उससे कम C वाला, क्योंकि उसमें एक ही CH3 डोनेटिंग ग्रुप है। उससे कम B वाला यानी H2O, और सबसे डिफिकल्ट है प्रोटोनेशन करना A को, यानी कि जहां पर एरोमेटिक रिंग के साथ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जा रहे हैं, इस वजह से H+ को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो सबसे डिफिकल्ट है प्रोटोनेट करना ऑप्शन A। ठीक है, फिनॉल को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार नीट में ही पूछा गया है। तभी मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं, आप लोग इनको देखेंगे तो आपको जरूर यहाँ से फायदा मिलेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी एक और आएगा, मैं उसको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें से जो इंटरमीडिएट ए बन रहा है इस रिएक्शन के दौरान कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमें ये जो दे रखा है इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन। ये क्यूमीन है और इसमें ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, तो कुछ इंटरमीडिएट बन रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ये कहाँ से आ रही है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल से। ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, जो कि एक इंडस्ट्रियल मेथड होती है फिनॉल को बनाने की। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्यूमीन होता है, ये हमारे पास क्यूमीन है, CH3 और इस पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन।
अगर इसमें इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, यहाँ पर इस वाले बॉन्ड के बीच में, CH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर जाता है, इंसर्शन हो जाता है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, CH3 CH3 और OOH, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या बना, ए जो बना वो ये बना। ठीक है, तो इनमें से अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए में नहीं बन रहा ये, ठीक है, और बी में भी ऐसा नहीं बन रहा है, सी में बन रहा है। ठीक है, सी में CH3 तो सी में बन रहा है और डी में नहीं बन रहा है। तो ये तो इतना हो गया। अब इसके बाद आगे क्या होता है, देखिए आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन आगे भी इससे पूछा जा सकता है। आगे हम क्या करते हैं, अगर इसमें क्या करते हैं, H+ यानी कि एसिड यहाँ पर देते हैं और साथ में वाटर देते हैं, या फिर कहीं कहीं पर हीटिंग भी की जाती है। तो होता क्या है, यहाँ पर से कीटोन बाहर निकल जाता है, तो ये OH नेगेटिव आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है, क्योंकि ये जो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है काफी वीक होता है, इस वजह से आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने के बाद OH जाकर के यहाँ पर जुड़ता है और यहाँ पर से एसीटोन जो है बाहर निकल जाता है। तो ये बन जाएगा फिनॉल, OH ये बन गया, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। इस रिएक्शन को बिल्कुल याद कर लें आप, ये बहुत बार पूछी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल को बनाने की। सबसे पहले हमने लिया क्यूमीन, क्यूमीन का ऑक्सीजनेशन कराया यानी ऑक्सीडेशन करवाया, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे। यहाँ पर हाइड्रोजन था तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। फिर उसके बाद हीटिंग करने पे या एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करने पे ये OH जो पेरोक्साइड बॉन्ड है वीक होता है, ये OH यहाँ से यहाँ जुड़ जाता है एरोमेटिक रिंग पे और यहाँ से एसीटोन जो है बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। देखिए अब ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो आपको मतलब सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं पूरे चैप्टर्स में एक हिसाब से रिविजन आप मान सकते हैं। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और सारा चैप्टर का रिविजन भी हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास कोई CH3 CH OH CH3, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है और इसको हम क्या कर रहे हैं, इज पास्ड ओवर इफ वेपर, इसकी वेपर को हम क्या कर रहे हैं, इसकी वेपर को जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे बना के देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2 डिग्री अल्कोहल ले रखा था, 2 डिग्री अल्कोहल ले रखा था और इसको हमने हीट कर रहे थे, तो यहाँ पर से जो वेपर निकली उन वेपर को हम कहाँ से पास कर रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल या इसकी वेपर हम डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं ओवर हीटेड कॉपर। यहाँ पर कॉपर को हम हीट कर रहे हैं, कॉपर को हम हीट कर रहे हैं और उससे पास कर रहे हैं इसको, तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जब 573 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको 573 केल्विन टेम्परेचर पे कॉपर के ऊपर से पास करते हैं इसकी वेपर्स को, तो यहाँ पर से क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो होता है वो होता है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब यहाँ पर से एक हाइड्रोजन O से निकलता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलता है, तो ये H2 निकल जाएगा और साथ में क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ से H2 निकल जाता है। ठीक है, तो डिहाइड्रोजनेशन होने के बाद यहाँ पर से क्या बनता है, एक कीटोन का जनरेशन होता है। ये भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल से क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कॉपर के साथ हीटिंग करने पर क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर से क्या मिलता है हमको, कीटोन ऑब्टेन होता है, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम हीट करेंगे तो वहां से हमको एल्डिहाइड्स ऑब्टेन होता है। ठीक है, और 3 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्कीन ऑब्टेन हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट C एंड D फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हमें दे रखा है CH3 CH2 CH2O C CH3 होल थ्राइस और एक्सेस HI दे रखा है, एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड दे रखा है। अब ध्यान देना इस बात को, अगर लेस अमाउंट में हाइड्रोजन HI दिया होता तो या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के जुड़ता या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर जुड़ता। तो अब यहाँ पर लेकिन एक्सेस में दे रखा है तो दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर से हमें क्या ऑब्टेन होगा, देखिए HI अगर यहाँ पर से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, H+ और I-, जिसमें से I- यहाँ पर भी अटैक करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, HI का यहाँ पर अटैक करेगा और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो सिंपल सा अगर हम देखें तो ये कंपाउंड हमें ऑब्टेन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2O और C CH3 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 और यहाँ पर से भी ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा
और साथ में ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर भी HI अटैक किया है और यहाँ पर भी HI अटैक किया है, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, देखिए CH3 CH2 CH2 I प्लस C CH3 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 और I, और साथ में मिल जाएगा हमको H2O। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ये आ रहा है हमारा ए ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में ये आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हम एक्सेस HI नहीं दिया होता तो या तो यहाँ पर आयोडीन जुड़ता या फिर यहाँ पर एक ही जगह पर रिएक्शन होती, दोनों जगह पर रिएक्शन नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि एक्सेस आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड दे रखा है तो दोनों जगह पर रिएक्शन हो जाती है ईथर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन फिनॉल दे रखा है, CHCl3 दे रखा है और NaOH दे रखा है। ये सब क्वेश्चन आप लोग पहले वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कीजिए ताकि आपका भी एक रिवीजन हो जाए और आपको पता चले कि क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसके बाद हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर से फिनॉक्साइड आयन बन रहा है और ऑर्थो पोजिशन पर CHO जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है एक्चुअली ये सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। अगर ऐसे होता ये फिनॉक्साइड आयन नहीं होता, फिनॉल होता AOH CHO, तो इसको क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड लिहाइड। ठीक है, तो ये जो बनता है, ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली कौन सी है, नेम रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसको बोलते हैं राइमर टीमैन रिएक्शन। राइमर टीमैन रिएक्शन, ये रिएक्शन आप बिल्कुल एज इट इज बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पक्का आता है हर बार। तो इस रिएक्शन में जो होता है वो क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप का एडिशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड बनता है यहाँ पर। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप जुड़ जाता है तो ये कंपाउंड बनता है। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पर से इंटरमीडिएट कौन सा बनता है या इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होता है रिएक्शन के दौरान। अब देखिए रिएक्शन को डायरेक्टली रटेंगे तो स्टेप से क्वेश्चन हम कभी नहीं कर पाएंगे, तो पहले हमें इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, सबसे पहले क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है राइमर टीमैन रिएक्शन में, वो क्या बनता है, कार्बीन इंटरमीडिएट, कार्बीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर से अगर हमें याद भी हो तो हम डी ऑप्शन बता सकते हैं कि यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। लेकिन ध्यान रखना ये कैसे बनता है, ध्यान देना, जैसे हमारे पास CHCl Cl और Cl ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, प्लस इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ कर रहे हैं यानी कि बेस के साथ कर रहे हैं। तो बेस का क्या काम होता है, बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दूसरा और तीसरा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। इस वजह से क्या होगा, ये NaOH क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो H प्लस यहाँ से निकलेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बनेगा ClC नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और Cl और Cl, ये बना। अब क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ये नेगेटिव चार्ज खुद को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, इस वजह से क्या होता है, यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाता है, क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इस वजह से यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। तो ये बन जाएगा ClC। देखिए निकलेगा तो यहाँ पर से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन ये कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे Cl। तो इस स्पीशीज को क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। यही इंटरमीडिएट या इलेक्ट्रोफाइल बनता है ड्यूरिंग द राइमर टीमैन रिएक्शन, और ये स्टेप फर्स्ट होता है। अगले स्टेप में फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, इसकी रिएक्शन अगले स्टेप में होती है फिनॉल के साथ, OH प्लस यहाँ पर से CCl2 के साथ इसकी रिएक्शन होती है, और ये फिनॉल क्या करता है, ऑर्थो पोजीशन से यहाँ पर रिएक्ट करता है और यहाँ पर से ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ जाता है, CHO ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, अगर इसकी मैकेनिज्म बतानी होगी तो मैं मैकेनिज्म दूसरे स्टेप की किसी वीडियो में अगले में बता दूंगा। फिलहाल इसमें पहला स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड C8H10O इज फाउंड टू रिएक्ट विद NaOI प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग Y with NaOH एंड यील्ड ए येलो PPT विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल A and Y आर रेस्पेक्टिवली। अब आप लोग खुद भी देख सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, C8H10O। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो स्टेटमेंट टाइप के लंबे से क्वेश्चन होता है, तो इसको एक मतलब आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं पहले। तो ये क्या कर रहा है, ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है NaOI के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो NaOI बन रहा है वो कैसे बन रहा है,
NaOH की रिएक्शन Y के साथ रिएक्ट कराएगा, ठीक है, प्रोड्यूसिंग बाय Y विथ NaOH। तो Y और देखिए NaOH जो बनता है वो आयोडीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराने से ये बनता है NaOH, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्मेशन होता है इसकी। और जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं NaOH के साथ C8H10O की, तो ये क्या करता है, एक येलो पीपीटी जनरेट करता है, येलो पीपीटी हमारा बनता है, जो कि क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वाला होता है, ठीक है। तो हमें ए तो पता चल गया, देखिए आयोडीन होगा ये, और वाई हमें पता करना है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, कंपाउंड ए नहीं पता चला, ये हमारे पास वाई है, वाई पता चल गया, और ए बन रहा है यहाँ पर, ए प्लस येलो पीपीटी मिल रहा है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है Al2 प्लस NaOH की रिएक्शन जो होती है वो येलो पीपीटी जो जनरेट करता है यहाँ पर, जो येलो पीपीटी बनता है वो जनरली किसमें बनता है, आइडो फॉर्म में, आइडो फॉर्म, ठीक है। तो ये हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट जो कौन देता है, एल्कोहल्स देते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कौन से टाइप के एल्कोहल या फिर एल्डिहाइड, कीटोन या फिर फिनोल इस टेस्ट को देते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास जनरली एल्कोहल्स इस टेस्ट को देते हैं, तो एल्कोहल और एल्डिहाइड, कीटोन्स। तो जनरली इस टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं CH3CHOH और CH3C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप के एल्कोहल या फिर इस टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन इस आइडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं। कहने का मतलब है कैसे पहचानना है, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है CH, जैसे यहाँ पर CHOH है, इसके बगल वाले कार्बन पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 हाइड्रोजन वाला कार्बन होना चाहिए, मतलब CH3 ग्रुप होना चाहिए। और यहाँ पर भी क्या है, C डबल बॉन्ड O जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल में CH3 ग्रुप, एक ग्रुप कम से कम होना चाहिए। इस साइड भी हो सकता है, दूसरे साइड में, लेकिन एक साइड तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, तब जाकर के आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस टाइप का अगर हमें एक फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो हम बोलेंगे कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा होगा। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए, ये जो कार्बन है जिससे OH लगा है उसके बगल में कोई भी यहाँ पर हाइड्रोजन वाला ग्रुप नहीं है। इसमें देखें जिससे कार्बन लगा है ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इसके बगल में CH2 यानी CH3 यहाँ पर भी नहीं है। अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है, CHOH वाले कार्बन के बगल में CH3 ग्रुप है, तो ये वाला जो है आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा होगा। तो ये हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ में देखें तो CHOH जो लग रखा है इसके बगल वाले कार्बन पर भी यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो हमें देखना है कि जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, जिस कार्बन पर, जैसे CH इस वाले कार्बन पर OH लगा है, इसके बगल वाले कार्बन पर हमें देखना है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन वाला कार्बन है या नहीं है। अब एक्चुअली में जो रिएक्शन जो होती है आइडोफॉर्म की वो कैसे होती है, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CHOH और इस टाइप से कोई यहाँ पर R ग्रुप लग रखा है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, I2 प्लस NaOH हमें डायरेक्टली दिया होगा या फिर क्या दिया होगा, NaOH दिया होगा। तो ये क्या करता है, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या बना देता है, CH3C डबल बॉन्ड OR, यानी कि कीटोन टाइप का जनरेट कर देगा ये यहाँ पर से, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया तो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बनेगा। तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर से जैसे हमारे पास NaOH दे रखा है, तो NaOH क्या करेगा, ये जो CH3 ग्रुप पर लगे हुए 3 हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये तीनों निकलेंगे और आयोडीन के साथ यहाँ पर अटैक होकर के 3 आयोडीन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CI और I प्लस C डबल बॉन्ड OR। अब फाइनली कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा नहीं, तो यहाँ पर से फिर क्या होगा, NaOH फिर से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, ये C डबल बॉन्ड O पर अटैक करेगा, और ये तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पर से, तो ये कार्बन आसानी से यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बन जाएगा क्या, CI3 नेगेटिव बनेगा जिस पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा CHI3 प्लस यहाँ पर से R C डबल बॉन्ड O OH, जो फाइनली बेसिक मीडियम के अंदर सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो CHI3 मिलता है हमको, इसी का क्या होता है, ये कैसे कलर का होता है, येलो प्रेसिपिटेट हमको मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आइडोफॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म। तो अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट पहचानने का क्या तरीका है, आइडोफॉर्म टेस्ट पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पर हमें क्या पहचानना है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है CHOH या C डबल बॉन्ड O जो भी है उसके बगल में CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट P, Q एंड R इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखा है, इससे हमें
पहचानना है कि पी क्यू और आर क्या है। देखिए अब ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, और कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए क्यूमीन्स को बनाने की सॉरी फिनॉल बनाने की मेथड वाली इंडस्ट्रियल मेथड, जो कि हमने पहले यहाँ पर देखी थी। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पर रिपीट हो रखा है, जो कि यहाँ पर आ रखा है, तो इसलिए मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए अब लेकिन इसमें पहले क्या रखा है, इसने क्यूमीन बना रखा है, बनवाना को दे रखा है, यानी कि पी जो बनेगा वो क्यूमीन बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा समझना। ये जो पहला स्टेप है ये कौन सी है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और अगले स्टेप में जब क्यूमीन बन जा रहा था, देखिए ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद H3O प्लस और हीट है, तो Q और R बन जाएंगे। तो ये रिएक्शन आपको अगर याद भी होगी, तो नीट में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन बहुत सारे आंसर याद भी होते हैं तो सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता क्वेश्चन को टैकल करना, आप बस थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पहला स्टेप में क्या है, पहला स्टेप है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें क्या होता है CH3 CH2 CH2 Cl और प्लस AlCl3 आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। तो ये क्या करता है, हेलोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और ये क्या है, लुईस एसिड है AlCl3। तो ये क्लोरीन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस लुईस एसिड को दे देता है, तो यहाँ पर से कुछ ऐसा बन जाता है CH3 CH2 CH2 Cl पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस, और AlCl3 के ऊपर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया यहाँ पर। अब इस बात क्या होगा, Cl अपने को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो बन जाएगा क्या हमारे पास, CH3 CH2 पॉजिटिव और प्लस AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा। अब क्या होता है, ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन बन रखा है, ये बन रखा है हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो उसमें अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, तो पहले हमें रीअरेंजमेंट कराना है, फिर आगे रिएक्शन होगी। तो अगर यहाँ पर देखें तो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है 2 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है बगल वाला, ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव और CH3। तो फाइनली हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो बना ये बना। अब यहाँ पर गलती ये नहीं करनी कि ये वाले को इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि अभी ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन होता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट हो सकता है यहाँ पर। अब क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, ये क्या बोलते हैं इसका नाम, बेंजीन के साथ, और CH3। तो मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ यहाँ पर, सीधे से क्या हो जाता है, ये आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। हालांकि मैकेनिज्म होती है इसकी पूरी, तो आपको मेरे ख्याल से इतना आता होगा। तो ये बन जाएगा क्या, CH3 और H, और ये बन जाएगा यहाँ पर से क्यूमीन। अब आगे की मैकेनिज्म मैंने पहले ही बता रखी है। तो P तो क्या बन गया, क्यूमीन, P हमारा क्यूमीन बन गया। अब यहाँ पर हम पहचान सकते हैं, देखिए अगर हम सीधे डायरेक्टली कराते तो ये ऑप्शंस भी दे रखे हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन से जुड़ने वाले, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर से एक ये C या D हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में क्यूमीन बन रहा है। और फाइनली हमें पता है कि इसमें क्या क्या बनते हैं प्रोडक्ट, एक एसीटोन बनता है और दूसरा एल्कोहल बनता है। इसकी आगे रिएक्शन हम कराते हैं, जो कि मैंने पीछे मैकेनिज्म बता दी है, आप उसको फिर से एक बार देख सकते हैं पीछे। ये ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पर, और फाइनली यहाँ पर से हमें मिलता है क्या, हीट करने पर फिनॉल प्लस एसीटोन मिलता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो ये कौन सा में बन रहा है, ये D ऑप्शन में मिल रहा है हमको। तो देखिए बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, बस थोड़ा सा हमें चेंज यहाँ दे रखा है कि पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है, उसके बाद उसकी रिएक्शन करा के हमारा क्यूमीन जनरेट हो रहा है। तो आपको क्यूमीन बनाने को भी दे सकता है, उसके बाद रिएक्शन करा के तब जाके फिनॉल जनरेट होगा। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नीट में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, अब बस थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगा के आपको देखना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखिए फिनाइल मिथाइल ईथर को अगर हम हीट करते हैं HI के साथ, तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किसका, फिनाइल मिथाइल ईथर, ये हमारा फिनाइल रिंग है, ये हमारा मिथाइल है, और ये ईथर है टोटल। इसकी रिएक्शन हम HI के साथ कराते हैं। तो पहले स्टेप में यहाँ पर जब भी HI के साथ रिएक्शन होती है, तो HI क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस H प्लस को एक्सेप्ट करने में दे देता है। तो बन जाएगा क्या, CH3OH
पॉजिटिव और यहाँ पर से फिनाइल रिंग है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब देखिए यहाँ पर से अच्छा इसको मैं कंप्लीटली बना लेता हूँ फिनाइल रिंग को, ये मेरे पास फिनाइल रिंग है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर से एक चीज समझना, ये जो बॉन्ड है अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एरोमेटिक रिंग के साथ यहाँ पर से डिलोकलाइज हो रहे होंगे। तो ओवरऑल क्या हो रहा होगा यहाँ पर CH3OH पॉजिटिव, या फिर एक चीज दूसरा सीख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये जो है यहाँ पर OH पॉजिटिव है तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे इस साइड की तरफ। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो इस वजह से क्या हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन जो है फिनाइल रिंग से कहाँ आ रहे होंगे, इस OH पॉजिटिव की तरफ आ रहे होंगे। तो जिस वजह से क्या होगा, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर CH3OH पॉजिटिव, और यहाँ पर इस ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जा रहा होगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है ना, तो पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जा रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड अगर बन गया तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो जो I नेगेटिव जो अटैक करेगा वो कहाँ से करेगा, फिर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो I नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3I प्लस यहाँ पर से दूसरा जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, फिनोल, दूसरा हमें मिलेगा फिनोल। ठीक, तो अब यहाँ पर से हमें कौन सा ऑप्शन सही है, फिर यहाँ पर से फिनोल वाला, क्योंकि अगर इस साइड से अटैक होता तो यहाँ पर से अल्कोहल हमें ऑब्टेन होता अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता, लेकिन ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेयर टू ये वाले बॉन्ड के, तो ये CH3O वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जिस वजह से हमें फिनोल यहाँ पर से ऑब्टेन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनोल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। ये तो सिंपल सा है, जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा। तो अगर यहाँ पर ये NO2 तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आई थिंक इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं शायद, पिक्रिक एसिड। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ड्यू टू 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये वाला OH से H+ निकलना बहुत आसान है, इस वजह से C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर, और जबकि औरों में इतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लग रखे हैं, तो C आंसर जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर ऑर्डर हम देखें तो C सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम B में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रखा है तो B वाला ऑप्शन, उससे कम A वाला एसिडिक, और सबसे कम एसिडिक D, क्योंकि इसमें CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो यहाँ पर एसिडिटी इसकी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। अगला क्वेश्चन है, ये जो हमें एक रिएक्शन दे रखी है, अल्कोहल है ये, और इसमें NaH क्या होता है, बेस, और काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, इसमें से H+ को निकाल देगा तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये O नेगेटिव Me पर अटैक करेगा और यहाँ पर से आयोडीन को बाहर कर देगा तो OMe बन जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, आप लोग खुद बता सकते हैं इसको। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद द क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए ये जो है ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट में दे दिया तो क्या कह रहा है, फिनोल की रिएक्शन जो है हमारे किसके साथ हो रही है, क्लोरोफॉर्म के साथ हो रही है, यानी कि CHCl3 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ किसके हो रही है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो आप लोग खुद बताइए कौन से टाइप की रिएक्शन है जिसमें क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूस हो जा रहा है कौन ग्रुप, कहाँ पर, इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो जाता है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है रायमर-टीमैन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है रायमर-टीमैन रिएक्शन के दौरान, जो कि ये रिएक्शन है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन, तो ये याद होनी चाहिए आपको। ये मैंने पहले भी कहा था कि इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पूछी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा CHO ग्रुप, यानी कि यहाँ पर सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, तो 11th का आंसर हो जाएगा C। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। इनमें से किस रिएक्शन द्वारा हम एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे पहला हमारे पास है CH3CHOH HCl एनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड,
और ये मतलब आप देख सकते हैं एल्कोहल वाले चैप्टर का क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ एल्किल हैलाइड को बनाने वाली मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर का क्वेश्चन भी बोला जा सकता है। तो इनमें से किस मेथड द्वारा हम एल्किल हैलाइड का जनरेशन करते हैं? देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं, इनकी अगर रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2, तो हमें क्या मिल जाता है, हेलो एल्केन्स ऑब्टेन हो जाते हैं। ध्यान रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल के रिएक्शन HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है कि जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस यहाँ पर जरूरी होती है, क्योंकि ये क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, तो यहाँ पर से हेलो एल्केन बनते हैं। जबकि 3 डिग्री अल्कोहल के केस में हम डायरेक्टली भी करा दें अगर HCl के रिएक्शन, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के केस में स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ डायरेक्टली रिएक्शन हो जाती है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें हेलो एल्केन्स बन जाते हैं। अगर यहाँ कैटलिस्ट दिया है तो बढ़िया है, नहीं दिया है तो फिर भी यहाँ पर डायरेक्टली रिएक्शन हो जाती है। लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में से जब हमें हेलो एल्केन बनाना है HCl के साथ, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड जरूरी है। तो अगर हम देखें तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है HCl के साथ जिंक क्लोराइड दे रखा है, तो यहाँ पर से बन जाएगा CH3CH2Cl, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसमें देखें CH3CH2OH HCl, यहाँ पर जिंक क्लोराइड नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर से हेलो एल्केन जनरेशन नहीं होगा, यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन में हेलो एल्केन जनरेट यहाँ पर से नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में देखें तो 3 डिग्री है और HCl दे रखा है, तो 3 डिग्री अल्कोहल के केस में हमें जिंक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर से बन जाएगा CH3 होल थ्राइस C और Cl। और फोर्थ में देखें तो यहाँ पर कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, और हमें यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से यहाँ पर से इसमें दे रखा है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो बन जाएगा। तो मैंने पहले ही पता कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के केस में अगर हमें HCl के साथ रिएक्शन करके हेलो एल्केन बनाना है, तो हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है जितना 3 डिग्री अल्कोहल के केस में बनता है। इस वजह से यहाँ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है हमें रिएक्शन कराने के लिए, और सेकंड ऑप्शन में हमें कैटलिस्ट नहीं दे रखा है, इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसमें पहले वाले ऑप्शन में भी बन जाएगा हेलो एल्केन, क्योंकि 1 डिग्री के केस में हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड दे रखा है। थर्ड वाले में भी बन जाएगा, यहाँ पर हमें 3 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, तो यहाँ जरूरत नहीं है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की। और फोर्थ वाले केस में भी हमें 2 डिग्री अल्कोहल है और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड दे रखा है, तो यहाँ पर से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में हमारा एल्किल हैलाइड बन जाएगा, केवल सेकंड में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं दिया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये दे रखा है CH3ONA और इसकी रिएक्शन इसके साथ हो रही है और ये बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन कहलाएगी बताइए। अभी हमने ये देखिए, अब सेम फिर से रिएक्शन यहाँ पर रिपीट हो गई है, कौन सी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, हमारा कोई भी अल्कोहल का सॉल्ट जो होता है उसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर से ये O नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा विलियमसन सिंथेसिस। ऐसा नहीं होगा, विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस नहीं होती है, ये विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच वन प्रोड्यूस्ड एनिसोल, किसमें एनिसोल का फॉर्मेशन होगा बोल रहा है। ठीक है, तो एनिसोल पहले क्या होता है ये समझते हैं। तो ये कंपाउंड जो होता है हमारा वो क्या कहलाता है, एनिसोल। ठीक है, फिनाइल रिंग के ऊपर OCH3 यहाँ पर लगा रहता है। तो इनमें से देखिए किससे बन सकता है, तो पहला अगर हम ए ऑप्शन देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन में CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस इसकी रिएक्शन RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रखी है। तो ये क्या है, कौन सी मेथड है, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाने की मेथड है। तो ये यहाँ पर से अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CO नेगेटिव H और R यहाँ पर जुड़ जाएगा और MgX यहाँ पर से जुड़ जाएगा। बाद में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारा क्या ऑब्टेन हो जाएगा, CH3CHR और OH, यानी कि यहाँ पर से हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल मिलेगा। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हमारे पास है C6H5OH, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ। तो C6H5OH इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ। तो NaOH क्या है, बेस है, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा हमारे C6H5 फिनाइल रिंग है और इसके साथ O नेगेटिव और साथ में Na पॉजिटिव, ये बन जाएगा। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं फिर, CH3I, ठीक है, एल्काइल आयोडाइड के साथ। तो ये फिर से कौन सी रिएक्शन होगी, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का ही क्वेश्चन आ रखा है फिर से। तो यहाँ पर से बन जाएगा क्या,
ये बन जाएगा OCH3। ठीक है, तो ये बन तो गया एनिसोल, है ना। तो एनिसोल किससे बन सकता है? बी ऑप्शन से। ठीक है, अगर सी ऑप्शन में देखें तो ये हमारे पास क्या है? C6H5OH। ये हमारे पास सी ऑप्शन में अगर देखें तो C6H5OH प्लस FeCl3। तो यहाँ पर क्या करेगा? तीन जो हमारे पास फिनोल रिंग है यहाँ पर से, उनमें से क्या होगा? यहाँ पर से हाइड्रोजन निकलता है और ये तीन क्लोरीन को यहाँ से फिनोल रिंग हटा देती है, तो ये हमारा बन जाता है O। यहाँ पर से एक रिंग, ऐसे ही यहाँ पर से O, यहाँ पर से दूसरी रिंग जुड़ जाएगी और ऐसे ही थर्ड रिंग यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइफिनॉक्साइड आयरन। ठीक है, ट्राइफिनॉक्साइड आयरन, जो कि क्या होता है? वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, वॉयलेट कलर का हमें कॉम्प्लेक्स ये ऑब्टेन होता है। और लास्ट वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी है? फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, जिससे CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा टोल्यूइन की। ठीक है, यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ये हमारे पास टोल्यूइन था, टोल्यूइन की ऑर्थो पोजीशन पे भी C डबल बॉन्ड CH3 जुड़ेगा एंड पैरा पोजीशन पे भी जुड़ेगा। तो जो ऑप्शन जिससे हमें मिल रहा है कि एनिसोल, वो कौन सा है? बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सॉल्युबल नहीं होगा, यानी कि NaHCO3, जिसको क्या बोलते हैं? कास्टिक, सॉरी, इसको हम बोलते हैं जो हमारा सोडा जो होता है, जो हम खाने का सोडा होता है। ठीक है, तो उसको NaHCO3 बोला जाता है। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो इसके साथ सॉल्युबल नहीं होगा? देखिए, अब मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखे हैं सभी के। पहला है ऑर्थो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये है। उसके बाद बेंजोइक एसिड, ये है। उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये है। और सबसे लास्ट में बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखिए, जो NaHCO3 होता है, यानी कि जो सोडा होता है, वो क्या होता है? वीक बेस होता है। ठीक है, तो वीक बेस उसी के साथ रिएक्ट करता है जब क्या होता है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर कोई वीक एसिड होगा तो उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, और उस मतलब इसके अंदर वो एसिड सॉल्युबल नहीं होगा जो कि वीक एसिड होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट बनाएंगे जो कि सॉल्युबल होगा। मतलब कहने का मतलब, अगर हमारे पास कोई एसिड है, फॉर एग्जांपल जैसे HI है, उसकी रिएक्शन हम NaHCO3 के साथ करा रहा हूं, तो यहाँ पर से क्या बन जाएगा? NaI बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा साथ में? H2CO3। ठीक है, तो ये जो NaI बनेगा, ये क्या होगा? सॉल्ट सॉल्युबल हो जाएगा आसानी से पानी के अंदर। लेकिन अगर कहीं पर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो ये क्या कर लेगा? वीक बेस के साथ ये आसानी से रिएक्ट कर लेगा। लेकिन कोई अगर वीक एसिड होगा तो वीक बेस के साथ वो रिएक्ट इतनी आसानी से नहीं करता है। तो हमें यहाँ पर समझना है कि सबसे वीक एसिड कौन सा है। देखिए, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये पिक्रिक एसिड है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये तो रिएक्ट कर लेगा। बेंजोइक एसिड भी आसानी से रिएक्ट कर सकता है क्योंकि ये भी एसिडिक होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये क्या होता है? लेस एसिडिक नेचर का होता है। तो लेस एसिडिक नेचर का होगा तो ये रिएक्ट इतने आसानी से नहीं करेगा NaHCO3 के साथ। बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें सी ऑप्शन, तो ये वीक एसिड होने की वजह से ये रिएक्ट नहीं करेगा इतने आसानी से NaHCO3 के साथ, तो यहाँ पर सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाएगी NaHCO3 के अंदर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और समझ में आए होंगे। तो अगर आपको फिर से, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है, इन सारे क्वेश्चन को कुछ भी डाउट रहता है, तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इन पूरी सीरीज को देखिए, मैं एक एक करके सारे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे एग्जाम्स के, उनको करवाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।